नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 12 यानी कि 12 और इसका शीर्षक है लोकगीत। ठीक है, लोकगीत का क्या मतलब होता है आप लोग शायद जानते हो या नहीं भी जानते हो। लोकगीत होते हैं जो हम लोकल भाषा में, जो गाँवों में, शहरों में, शादी में, ब्याह में ऐसे गीत गाए जाते हैं। अलग अलग अवसरों के अलग अलग गीत गाए जाते हैं, उनको लोकगीत कहते हैं और वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। एक तो होता है शास्त्रीय संगीत, जिसमें कई बार तो गाना ही नहीं होता और केवल धुन ही बजती रहती है। ठीक है, और एक होता है लोकगीत, यानी कि जो आपके लिए ताजगी लेकर आएगा और लोकप्रिय होता है। जैसे कभी हम राजस्थानी गाने सुनते हैं तो जो राजस्थान के लोग हैं उनको राजस्थानी गानों में एक अलग ही आनंद आता है। तो लोकगीत क्या है कि शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है और जो जहाँ के लोग होते हैं वो उनको अलग ही ताजगी देता है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, घर गांव नगर की जनता के गीत हैं ये, मतलब केवल सीधे जनता के संगीत, यानी कि जनता इनको सुनती है। लोकगीतों में जो जनता को आनंद आता है वो उसमें नहीं आता है। और हर तरह के लोग, घर गांव नगर की जनता इन गीतों को गाती है। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इसके लिए आपको सुर नहीं सीखना पड़ता, ये अपने आप आ जाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं, यानी कि त्योहारों पर भी आपने देखा होगा महिलाओं को गीत गाते हुए, और विशेष अवसरों पर भी आपने देखा होगा, जैसे गणगौर के गीत हो गए, शादियों के गीत हो गए, बच्चे के जन्मोत्सव के गीत हो गए। इस तरीके के जो गीत हैं वो लोकगीत में आते हैं। सदा ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं, यानी कि आप आपकी मम्मी से पूछो, आपकी दादी से पूछो, आपकी नानी से पूछो, और अगर आपकी परदादी है तो उनसे पूछो। इतने तरह के नए नए, इतने सुंदर सुंदर गीत वो आपको बताएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और इनको रचने वाले लोग, यानी कि इन गीतों को बनाने वाले लोग कौन हैं, वो भी उनके गाँव के लोग होते हैं। कोई बाहर से आके नहीं बनाता है, वही लोग उनको बनाते हैं और एक से दूसरी पीढ़ी इनको सीखती चली जाती है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, यानी कि स्त्रियां भी इनकी रचना करती हैं। स्त्रियां ही तो ज़्यादा करती हैं, क्योंकि वो गीतों में, शादी में, ब्याह में उनको गाती हैं और सब एक दूसरे से सीखती रहती है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अर्थात इनके लिए आपको बिल्कुल कोरस बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेडीज़ें अपने एक सिंपल ढोलक हो गया और थोड़ी बहुत झांझ या करताल हुई, या नहीं भी हुई तो भी वो इन गीतों को गा लेती हैं। बहुत ही कम साधनों के द्वारा ये गीत गाए जा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे माना जाता था, यानी कि एक समय था जब, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम की बात करें तो राजा महाराजा शास्त्रीय संगीत सुनते थे। एकदम प्रोफेशनल जो होते थे वो उनके सामने गीत गाया करते थे, जैसे तानसेन से दरबारी संगीतज्ञ थे ऐसे। लेकिन उन गीतों के सामने इनको कम समझा जाता था कि ये तो लोकल पब्लिक के गीत हैं, इनको वहाँ पेश नहीं किया जा सकता। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा मतलब उनको इग्नोर करना, उनको किसी से कम मानना, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था कि ये तो लोकगीत है, इनको क्या सीखना। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। यानी कि अब लोग दोनों तरफ से देखना चाहते हैं। मतलब साधारण जनता क्या है कि अपनी खुद के जीवन में भी देखने लगी है, और जब से सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है तब से तो हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह यूं ही पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता है। और हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से वो निकल कर आ रही है, लोगों को पता लग रहा है कि इस जगह पे ऐसा होता है, उस जगह पे ऐसा होता है, लोग ऐसा गीत गाते हैं, ऐसा खाना बनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें सोशल मीडिया के हिसाब से दूर दूर तक पहुँच गई है, इसलिए लोकगीत भी अब सारी दुनिया में फैल गए हैं। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं, यानी कि कई लोग तो इनमें विशेष कार्य कर रहे हैं, जैसे इन पे किताबें लिखना, लोकगीतों का संग्रह करना, है ना, जो, और उनमें से कई संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं, यानी कि वो खुद
इन गीतों का संग्रह करते हैं, कहानियों का संग्रह करते हैं और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इसकी वजह से क्या है कि आप याद नहीं रख पाते हैं या आपका कोई कम काम पड़ता है इन चीज़ों से, तो भी वो आपके पास सहेज कर रखी रहेगी ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे लेके गा सकें या उन कहानियों को सुन सकें। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौंडखांड और आब मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी कि देखिए, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग जनजाति जाति के हिसाब से भी होते हैं, जिनके यहाँ जैसा रिवाज होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी कि तेज स्वर में गाया जाने वाला, और इतना अच्छा, इतना सजीव कि आपको लगे सब कुछ मेरे सामने ही हो रहा है और आप खुद उसमें रम जाओ। और ये किसका संगीत है? ये आदिवासियों का संगीत है। अब आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी होते हैं, ये आदिवासी वैसे तो एक जनजाति है, लेकिन आदिवासी वो लोग हैं जो आज भी पुराने ज़माने की तरह ही रह रहे हैं। यानी कि जो आज भी अपने तीर कमान से और बहुत खेतों में काम करके, मजदूरी करके, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये वो होते हैं आदिवासी। भील जनजाति भी इसको कहते हैं अपन। ये कहाँ पर ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में, दक्कन में, छोटा नागपुर में, गौंडखाड़, औराब मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। यानी कि इनकी जनजातियों में ये अलग अलग नाम है: गौंडखाड़, औराब, मुंडा, भील, संथाल। ये लोग इस आदिवासी में आते हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। आज भी जीवन, यानी कि आज जितना लोग बैकवर्ड नहीं रहना चाहते हैं, फॉरवर्ड हो गए हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आदिवासी जो हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। उन्होंने अपने जीवन नियमों को अपने को बांधा नहीं है, वो अपना जीवन खुल के जीते हैं। ठीक है, इनमें गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाने गाए और नाचे जाते हैं। यानी कि ये लोग बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर आज भी अपने त्योहारों को बनाना, करना और नाच गाना करना, ये सारा काम करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप में करते हैं। ठीक है, 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। यानी कि इनका जो लोकगीत है वो ऐसा नहीं केवल गा लिया, वो जवाब देते हैं। एक प्रश्न करता है, एक जवाब देता है, एक ने कुछ कहा तो दूसरा उसके जवाब में कुछ कहता है, और बड़े बड़े दलों में गाते हैं ताकि दिशाएं गूंज उठती है। अर्थात इतने सुर में इतने अच्छे से गाते हैं कि दिशाओं दूर तक उसकी आवाज़ जाती है कि कोई गीत गा रहा है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। अब बात कर रहे हैं पहाड़ी लोगों की। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। यानी कि अभी तक हम बात कर रहे थे आदिवासी लोगों के गीतों की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पहाड़ी लोगों के गीत की। अभी क्या कह रहे हैं कि पहाड़ी लोगों का जो गीत है वो बिल्कुल अशास्त्रीय है। शास्त्रीय गीत तो कोई इनमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो लोकगीत हैं और इनकी जो धुन होती है, इनके जो सुर होता है वो किसी प्रैक्टिस से नहीं है। जैसे सामने वाले ने गाया वैसे के वैसे ही दूसरा अपने मन में उतार लेता है और आने गा लेता है। ठीक है, तो जो पहाड़ी लोग हैं इनका जो स्वरूप है गाने का वो बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, अलग ही तरीके से इसको गाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पहाड़ी बन गया है। इसका नाम ही पहाड़ी है कि पहाड़ी गीत है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी जातियाँ आती हैं? जातियाँ जनजातियाँ गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, इस टाइप की जो जातियाँ हैं, और जो गीत और गाने अपनी विधि से गाते हैं वो पहाड़ी गीत कहे जाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। यानी कि लोकगीत अगर आपको सुनने हैं तो कहाँ मिलेगा? गांव और देहातों में मिलेगा। देहात की जनता इसको बड़े शौक से गाती है और बड़ी जान होती है इनमें। यानी कि आप देखिए, शहरों में तो आजकल बहुत हम है ना किसी भी इवेंट मैनेजर को दे देते हैं और अलग तरीके का होता है, लेकिन आप आज भी गाँवों में शादियों में जाओ, आपको औरतें वहाँ पर गीत गाती हुई मिलेंगी और इतने सुंदर सुंदर गीत वो गाती हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करती हैं। शादी ब्याह का रंग अलग ही दिखता है। कोई भी त्यौहार होता है, गणगौर होती है, तीज होती है, तो जो गाँव की औरतें बैठ के किसी भी चीज़ के गीत गाते हैं, बच्चों का जन्मोत्सव होता है,
तो उसका जो रंग होता है वो आप आज की जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग और इनमें नहीं देख सकते हो, वो रंग आपको देहात में मिलेगा, गाँव में मिलेगा। ठीक है। अब चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनास और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये नाम है गीतों के, लोकगीतों के। क्या क्या नाम है? चेता नाम का जो लोकगीत है, कजरी नाम का, बारामासा, सावन। ये सब ज़्यादा कहाँ गाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में। ठीक है। एक कुछ एरिया है जहाँ पर ये गीत गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। बंगाल के जो लोकगीत है उनका नाम है बाउल और भतियाली। पंजाब में माहिया और आदि इसी प्रकार के हैं, यानी कि पंजाब में माहिया नाम के लोकगीत गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोहिनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। यानी कि हीर रांझा और सोहिनी महिवाल, इनसे संबंधित जो गीत है वो गाए जाते हैं पंजाब में, और ढोला मारू से संबंधित गीत गाए जाते हैं राजस्थान में। और राजस्थानी भाषा में जो गीत गाए जाते हैं, पंजाबी भाषा में जो गीत गाए जाते हैं, तो आपको अलग ही उनकी धुन नज़र आएगी। पंजाब की जो धुन है, ठीक है, पंजाबी तो धुन जो हम सुनते हैं हर कोई थिरक पड़ता है उस पर। तो उसी तरीके से जो उनके लोकगीत होते हैं पंजाबी, वो जो गाए जाते हैं वो हीर रांझा और सोनी महिवाल की स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। वो गीत पंजाबी भाषा में गाए जाते हैं और उनकी धुन के साथ गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिनसे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। यानी कि देहाती जो गीत होते हैं, गाँवों के गीत हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, वो कोई कल्पना नहीं है, वो एक रोज़मर्रा की चीज़ जो ज़िंदगी है हमारी, उससे उठाकर बनाए जाते हैं। और इसीलिए वो सीधे मन को छूते हैं, वो दिल को लगते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है। जैसे कोई भी गीत गाया और उसमें आपके जीवन से संबंधित कोई चीज़ हुई, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ यार सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि वो कल्पना नहीं है, वो उनके जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने उन गीतों में बताया है। उन गीतों को उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से लिखा है। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। यानी कि एक सिंपल सिंपल से राग हैं जिनके साथ वो अपने लोकगीतों को गाते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। यानी कि ये जो लोकगीत है कहरवा, बिरहा और धोबिया, ये जो गीत है ये भी देहात में बहुत चाव से गाए जाते हैं और बहुत भीड़ आकर्षित करते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। यानी कि इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत, जो भी लोकगीत किसी भी भाषा में गाया जा रहा है, वो गाँव और इलाकों की बोलियों में पाया जाता है। यानी कि लोकल जो गाँव में जो लोकल लोग रहते हैं वो अपनी बोली में, अपनी भाषा में इनको गाना पसंद करते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, क्योंकि वो बड़े चाव से रस लेके, रंग लेके इसको गाते हैं और बीच में थिरक भी देते हैं। ठीक है। तो बहुत ही आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। यानी कि अगर आपके एरिया की जो लैंग्वेज है उसमें आपको कोई गीत सुनाया जाएगा तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। यही अगर उस एरिया का ना होकर दूसरे एरिया का हुआ और उस गीत को वो सुन रहा है तो उसके कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। तो लोकल पब्लिक क्या करेगी? जो उनके एरिया में जो गीत है, जो उनको समझ में आता है, जो उनको याद करने में आसानी होती है, उसको वो बहुत अच्छे से याद करते हैं। और यही इनकी सफलता का कारण है कि एक से दूसरी पीढ़ी इनको सीखती चली जाती है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। भोजपुरी बिहार में बोली जाती है और 30-40 वर्षों में ये एक प्रकार का लोकगीत है, विदेशिया, इसका प्रचार हुआ है वहाँ पर। और इसे कैसे गाया जाता है? जो गाने वाले लोग हैं वो एक समूह में इसे गाते हैं और पूरे गाँव में फिरते रहते हैं। ठीक है। बिहार में विदेशिया सबसे लोकप्रिय गीत है और उसके बराबर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। और ये किस भाषा में गाया जा रहा है? ये भोजपुरी में गाया जा रहा है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। यानी कि इन गीतों में प्रेमी और प्रेमिकाओं से संबंधित गीत हैं ये, जिसमें प्रेमी ज़्यादातर प्रदेश में होता है, तो करुणा और विरह का रस इसमें बताया गया है।
ठीक है। कोई दुखी है कि उसका प्रेमी चला गया है या प्रेमिका उससे दूर है, इस तरीके के जो रस बरसते हैं उन्हें कहेंगे करुणा और विरह का रस, और वो इन गीतों में खूब मिलता है। ठीक है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। यानी कि जंगल की जातियाँ, जैसे हमने पहले आदिवासी जातियों की बात की थी, उसी प्रकार जंगल की जो जातियाँ होती हैं जो जंगल में रहते हैं वो भी दल गीत गाते हैं। दल गीत मतलब समूह गीत जो समूह में गाए जाते हैं और बिरहा आदि में गाए जाते हैं। ठीक है। बिरहा एक लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है। पुरुष एक और, यानी कि एक तरफ पुरुष बैठते हैं, दूसरी तरफ स्त्रियां बैठती हैं और सब एक दूसरे के जवाब के रूप में, पुरुष ने कुछ कहा, पुरुषों के दल ने कुछ कहा तो स्त्रियों का दल उसका जवाब देगा, और स्त्रियों के दल ने कुछ कहा तो पुरुष दल उसका जवाब देगा। ठीक है। और इस तरीके से ऊंची आवाज़ में इतने सारे लोग एक साथ गाते हैं तो दिशाएं गुंजा देते हैं, यानी कि बहुत ही उच्च स्वर में गाते हैं। लेकिन कुछ समय से इस दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास हुआ है मतलब इसकी लोकप्रियता कम हुई है, लोग इसे कम गाना पसंद करते हैं। ठीक है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आहला के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता को अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जान बोली मैं उनके विषय को दूसरी देहाती कवियों पर समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। देखिए, जो दूसरे बड़े लोकप्रिय गीत हैं वो हैं आल्हा के। ठीक है। और ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंडी शब्द हमने पहले कहाँ पढ़ा था, याद कीजिए, हमने झांसी की रानी में ये शब्द पढ़ा था। ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये बुंदेलखंडी शब्द जो है जो हमने वहाँ पढ़ा था। और आहला और उदल जो कौन थे, आला और उदल, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊं कि महारानी पद्मिनी जो थी, जब वो राव रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से निकालने के लिए लेके गई थी, तो आला और उदल और उनकी पूरी सेना ने स्त्री वेश में रानी पद्मिनी के साथ जाके उनका साथ दिया था, और वहाँ पे राव रतन सिंह को वापस सलामत वापस लेकर आए थे और उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया था। आला और उदल को चित्तौड़ का इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है। तो आला और उदल की जो गीत हैं इनका आरंभ कहाँ होता है, चंदेल राजाओं में के राजकवि जगनिक ने माना जाता है, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने आला और उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था। शायद आला और उदल को लोग इतना जान भी नहीं पाते अगर उनका देहाती लोग इतना गीतों में उनका वो नहीं करते, उनकी शायद जो हिस्ट्री है उसको भूल ही जाते लोग कि आला और उदल कितने वीर थे। ठीक है। और आज भी जो लोकगीत हैं उनसे हम बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे अब ये हमने यहाँ भी पढ़ा कि आला और उदल लोकगीतों में ज़्यादा फेमस है। अगर लोकगीत ना हो तो हमें कैसे पता चले कि आला उदल कौन थे। दूसरी बात, जब लोकल लोग होते हैं, जैसे 6th क्लास की हिस्ट्री में भी ये चीज़ है कि जो राजा महाराजा होते हैं वो तो अपनी हिस्ट्री लिख देते हैं, लेकिन जो लोकल पब्लिक होती है वो अपनी हिस्ट्री कैसे लिखेगी, ना तो उनके पास साधन होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने से संबंधित या किसी वीर व्यक्ति से संबंधित क्या करते हैं, गीत बना लेते हैं और उस गीत को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते जाते हैं। ठीक है। सीखने के बाद क्या करते हैं, वो जो इतिहास है वो आगे से आगे याद होता चला जाता है, और जब हम किसी चीज़ को गाने के रूप में, गीत के रूप में याद करते तो उसे भूलते भी नहीं है ना। तो इस तरीके से हम आला और उदल के गीतों को वहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है। और ये गीत आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इन्हीं की सीमा पर गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल हैं, यानी कि इसी की सीमा पर, बुंदेलखंड की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है जिन्हों की नट रस्सियों पर खेलते हुए गाते हैं। नट का खेल किसी ने देखा हो तो आप देखना कि नट जब खेल करते हैं तो वो साथ के साथ गीत भी गाते हैं। उनके जो गीत होते हैं वो पद्य में होते हैं, यानी कि कुछ गाया एक गद्य की तरह होता है जिसको वो पद्य में गाते हैं। ठीक है। गद्य और पद्य क्या होता है,
जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गद्य है, और अगर हम पोएम पढ़ रहे हैं तो वो पद्य है। ठीक है। अनंत संख्या अपने देश के में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। ठीक है। अनंत संख्या मतलब इतने गीत हैं अनंत, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, कि हर भाषा में, हर बोली में, हर जगह पे, हर अवसर के अकॉर्डिंग इतने गीत बने हुए हैं, और इन सबको कौन गाती है? स्त्रियाँ गाती हैं, और ये भी हमारे लोकगीत ही होते हैं। ठीक है। बस इनमें यही खास बात है कि इनको औरतें गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। सिरस्ती मतलब उनको एक्सपीरियंस भी वही करती हैं, वही एक दूसरे को सिखाती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, यानी कि पुरुष भी गीत गाते हैं और बनाते भी हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है, क्योंकि लोकगीत जो हैं वो स्त्रियां ही ज़्यादा गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में अब सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनजातियों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। यानी कि हमारा देश में जो विभिन्नता है वो इस चीज़ में भी है कि हर जगह पे हम अलग तरीके के गीत गाते हैं, अलग भाषा में गीत गाते हैं, अलग बोली में गाते हैं, हर अवसर पे अलग गाते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ शादियाँ अलग तरीके से होती हैं, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ शादियाँ अलग तरीके की होती हैं। तो जिस तरीके की उनकी रिवाजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो गीत बनाते हैं। ठीक है। अब जब नॉर्थ और साउथ की शादियाँ अलग हैं तो उनके गीत भी अलग होंगे, उनकी भाषा तो अलग है ही। तो ये जो हमारे अंदर विभिन्नता है ना, कि हर जगह पे हम अलग तरीके के गीत गा रहे हैं, ये भी हमारी विविधता बन जाती है देश की। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, जौनार, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं। यानी कि त्योहारों पर जब नहाने जाते हैं नदियों में तो उस समय के गीत, नहाते समय भी गीत गाते हैं, नहाने जाते हुए राह के, यानी कि जब आप रास्ते में चल रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, उस समय के गीत हैं। विवाह के अवसर के गीत हैं। मटकोड़, जौनार के, मटकोड़ मटका फोड़ना या कोई और चीज़ भी हो सकती है, मटका फोड़ना जहाँ तक मुझे समझ में आता है। जौनार होती है खाना खाना, जो नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठकर जो खाना खिलाया जाता है, तो लोग खाना खाते रहते हैं, झीमते रहते हैं, और औरतें अपने जौनार के गीत गाती रहती हैं, महिलाएं। संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जब कोई संबंध होता है, कोई नया रिश्ता लेके आता है, कोई फंक्शन होता है, तो क्या होता है कि उनको गालियाँ दी जाती है, प्रेमयुक्त गाली के गीत इन्हें कहते हैं। जन्म आदि अवसरों पर किसी बच्चे का जन्मोत्सव होता है तो उसके गीत अलग होते हैं जो स्त्रियाँ गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से भी गाती रही है, यानी कि ये आज से नहीं गाए जा रहे हैं, बहुत प्राचीन काल से ये लोकगीत गाए जा रहे हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। यानी कि कालिदास तो संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं। ठीक है। उन्होंने भी अपने गीतों में ऐसे लोकगीतों का हवाला दिया है, यानी कि उनके बारे में बताया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। यानी कि सोहर, बानी, सहरा ये विवाह वगैरह में गाने वाले गीत हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियाँ भी गाती हैं, यानी कि कुछ गीत ऐसे भी हैं जिनमें पुरुष भी गाते हैं और नारियाँ भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं, एक कंठ के साथ फूटते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी बहुत भले लगते हैं। यानी कि नारियाँ जो गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं, वो अकेले नहीं गाए जाते, वो दल में गाती हैं। ठीक है। और एक साथ कई कंठ फूटते हैं, यानी कि कई सारे लोग, कई सारी लेडीज़ हैं, एक साथ उन गाने को गाते हैं, और वो गाने बड़े बेमेल भी होते हैं। कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, किसी की राग कहीं जा रही है, किसी की कहीं जा रही है, किसी की आवाज़ पतली है, किसी की मोटी है, लेकिन जब वो त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये गीत गाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है। गाँवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह और जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। ठीक है। गाँवों और नगरों में कई लोग गीत गाने के लिए बुलाते हैं, वो लोग ढोलक वगैरह बजाते हैं, उनको बहुत सारे गाने आते हैं, वो अपना कलेक्शन रखते हैं, तो उनको बुला लेते हैं ताकि उनको सब सपोर्ट करते रहें और गीत गा लिए जाएँ। तो ऐसी गायिकाएँ भी होती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियाँ उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। ठीक है। वैसे तो सभी ऋतुओं के गीत बने हुए हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन होली के गीत, बरसात के गीत, सावन के गीत जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तीज के, ये जो गीत हैं वो इतने सुंदर हैं
मतलब गाने वाला भी खुश होता है और सुनने वाला भी खुश होता है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, पूरब की बोलियों में, जब हम पूर्व साइड जाते हैं, ईस्ट की साइड, तो वहाँ पर जो भाषा है वो बदल जाती है और वहाँ गीत किसके गाएंगे? मैथिल, कोकिल और विद्यापति के गीत गाएंगे। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि हर जगह के अलग अलग गीत हैं, ठीक है, जो अपनी भाषा में गाए जाते हैं। स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी कि कुछ स्त्रियाँ गाएंगी और साथ में एक दो लेडीज़ उठ के उसमें नाचने लगती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गरबा सबसे फेमस है गुजरात का, ठीक है, जिसे विशेष रूप से, विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती जाती हैं। यानी कि गरबा तो आप सब लोग जानते ही हैं, सब जगह आजकल बहुत फेमस है गरबा। नवरात्रों में हर जगह पूरे हिंदुस्तान में गरबा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये गुजरात का एक लोकगीत था जो अब इतना फेमस हो चुका है, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। यानी कि जब हम गरबे के डांडिया जो होते हैं उसको बजाते हैं तो वो साथ के साथ बाजे का काम भी करती हैं और नाच और गान दोनों साथ साथ होता रहता है। यानी कि इसमें बजाया भी जा रहा है, इसमें गाया भी जा रहा है, प्लस इसमें नाचा भी जा रहा है। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, ठीक है। तो ये जो गरबा है ये तो नाच ही है, लेकिन इसके साथ सारा काम एक साथ ही हो जाता है और ये अब सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में अब ये लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है। ब्रज जो है, जहाँ हमारे कृष्ण भगवान ने रास किया, वो ब्रज, ठीक है, जो ब्रज की भूमि है वो ब्रज, और वहाँ रसिया। तो रसिया क्या है? जो कृष्ण भगवान से संबंधित जो गीत है ना, जिनमें कृष्ण भगवान का कहीं ना कहीं पुट आ जाता है, वही रसिया है। जैसे आज ब्रज में होली रे रसिया, ठीक है, इन गानों में जिनमें रसिया आता है, जिनमें श्री कृष्ण भगवान का पुट होता है, उन्हें रसिया कहते हैं और ये होली के अवसर पर ज़्यादा गाए जाते हैं, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियाँ विशेष तौर पर गाती हैं, ठीक है। गांव के गीतों के वास्तव में आनंद प्रकार है। जीवन वहाँ इटला इटला कर लहराता है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के वहीं के आनंद संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी कि गाँवों में क्या है कि गीतों का अलग ही आनंद है। वो लोग हमारी तरह मॉल या पिक्चर देखने या शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। वो अपने जीवन में इतने रमे हुए हैं और अपने इन लोकगीतों के सहारे से ही वो अपना मनोरंजन भी कर लेते हैं, ठीक है। कभी भी आप कभी देखिएगा कि गाँव में क्या होता है कि अगर किसी पड़ोस में कोई काम है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई वो है, तो बहुत सारी लेडीज़ें इकट्ठी होंगी, बड़े शौक से इकट्ठी होंगी, नाचेंगी, गाएंगी। एक अलग ही उल्लास उनके जीवन में भर जाता है और हर चीज़ को वो अपने दिल से मानते हैं, यानी कि उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो गाँव का जीवन होता है वह इटला इटला के लहराता है। यानी कि हर व्यक्ति वहाँ पर अपने जीवन को एंजॉय करता है और वो किसके सहारे से? वो लोकगीतों के सहारे से एंजॉय करता है। तो वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ ये सब नहीं चाहिए, वहाँ दिखावटी जीवन नहीं होता है। वो इन्हीं चीज़ों से, अपने जीवन के आसपास के जो लोगों के साथ जो अपना जीवन यापन करते हैं, उसी में वो प्रसन्न रहते हैं, ठीक है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। यानी कि इन गानों में, इन लोकगीतों में भी हम उनके जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा लोकगीत एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिसमें हमने लोकगीतों के बारे में जाना। इसके रचयिता हैं भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया है लोकगीतों के बारे में। आज की पीढ़ी जो लोकगीतों को भूलती जा रही है, उनको लोकगीतों के बारे में जानने का इससे बहुत अच्छा अवसर मिला है। मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक और वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।